विजय जी, माँ पूछ रही थी कि आपने अपने माँ बाप से हमारे रिश्ते की बात की या नहीं। माँ तुम्हें बचपन से देखती आ रही है काजल। वो कभी नहीं चाहेगी कि तुम जैसी गरीब लड़की हमारे घर की बहू बने। मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ विजय जी। अगर मेरी शादी आपसे नहीं हुई तो मैं जीवन भर कुंवारी रह जाऊंगी। इतना कहकर काजल वहां से चली जाती है। ये कैसी दुविधा में फंसा दिया मुझे भगवान जी आपने। एक तरफ माँ है और दूसरी तरफ मेरा प्यार। अब कैसे होगा मेरा और काजल का मिलन। तभी रोहन अपने एक मंजिला पक्के घर के बाहर आता है तो उसके घर के ठीक सामने ही काजल का एक छोटा सा झोपड़ी घर था, जहां काजल आंगन में मिट्टी के चूल्हे पर अपनी माँ गायत्री के साथ रोटियां बना रही थी। तभी विजय अपने घर के अंदर चला जाता है। बिटिया, मेरी माँ तो तू विजय को भूल जा। तुझे पता है उसकी माँ कितनी घमंडी है। वो कभी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहेगी। उसे हम गरीबों से बहुत नफरत है। काजल और विजय का घर आमने सामने ही था, इसलिए दोनों परिवार वाले एक दूसरे को बड़े अच्छे से जानते थे। इधर विजय अपने घर में अपने माता पिता दीपेश और दो बहनें अनीता जानकी, बूढ़ी दादी कावेरी और छोटे भाई अरुण के साथ सोफे पर बैठा था। तभी विजय सभी अपने और काजल के रिश्ते के बारे में बताता है। विजय, हमने कहा ना तुम्हारी शादी उस फटीचे गरीब काजल से नहीं होगी। माँ, काजल बहुत अच्छी और संस्कारी है। हम बचपन से उसे देखते आ रहे हैं। पर मुझे ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं है। अमीरी के कारण ममता बहुत घमंडी थी। वो गरीबों से सख्त नफरत करती थी। रात का समय होता है। काजल अपने छोटे से मिट्टी के बने घर में अपने माता पिता गायत्री, कुलदीप, छोटी बहन नंदिनी, भाई भाभी मोहित, सुनीता और उनके दो बच्चे रिया, राहुल के साथ बैठी खाना खा रही थी। काजल के परिवार वाले बहुत ही गरीब थे। तभी अचानक कमजोर छत से मिट्टी गिरकर खाने में चली जाती है। देख मोहित, छत से बार बार कितनी मिट्टी गिरती जा रही है और अब तो बारिश का मौसम भी आने वाला है। तो बेटा तू कहीं से पैसों की व्यवस्था करके छत की मरम्मत करवा ले। माँ, छत की मरम्मत करवाने से कोई फायदा नहीं होगा। ठेकेदार साहब ने कहा है कि हमें ऊपर एक और मकान बना लेना चाहिए, जिससे हमारे छत से पानी और मिट्टी गिरने की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हम गरीबों के पास कहाँ इतने पैसे हैं कि हम छत पर और एक घर बना सके। बनाना तो पड़ेगा ही पिताजी, वरना पानी से पूरी छत कमजोर होकर गिर भी सकती है। परिवार में कमाई का जरिया केवल मोहित ही था। मोहित एक दुकान में नौकर का काम करता है, जिसकी आमदनी बहुत ही कम थी। 2 दिन बाद काजल और विजय पार्क में बैठे थे। मेरी बात मान लो काजल, हमारे पास केवल यही एक रास्ता बचा है। नहीं, ये गलत है विजय जी। हम परिवार की रजामंदी के खिलाफ जाकर शादी नहीं कर सकते। पहले आप अपने परिवार वालों को राजी कीजिए। मैं थक चुका हूँ उन्हें मना कर काजल, पर वो मेरी बात ही नहीं सुन रही। देखो, एक बार शादी हो गई ना तो फिर सबको हमारे रिश्ते को अपनाना ही होगा। तभी विजय काजल को काफी समझाता है, जिसके बाद वो उसकी बात मानकर अगले ही दिन मंदिर में विजय से शादी कर लेती है। शाम का समय काजल और विजय विवाह के बंधन में बंधे। विजय के आते ही, माँ, अब आप लोग तो मेरी बात नहीं मान रहे थे, इसलिए मैंने और काजल ने शादी कर ली। विजय, हम बुजुर्गों की रजामंदी, हमारे बगैर तूने बिया कर लिया। कितने सपने सजाए थे हमने तेरे बिया को लेकर, पर आज तूने हमारे सारे सपनों पर पानी फेर दिया। सब विजय को खूब खरी खोटी सुनाते जाते हैं। ये सब इसी गरीब नागिन का किया धरा है। इसी ने फंसाया था मेरे बेटे को अपने प्रेम के जाल में। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। चुप कर। तो जैसी गरीब लड़की को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मेरे बेटे से तूने शादी तो कर ली, पर मैं तुझे अपनी बहू कभी नहीं मानूंगी। ममता और सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। मैंने आपको मना भी किया था विजय जी। देखिए, हो गया ना सब आपसे नाराज। तुम चिंता मत करो काजल, धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। अगले दिन काजल सवेरे जल्दी उठकर चाय नाश्ता बनाने लगती है। काजल के ससुराल की इस बड़ी सी रसोई में कीमती गैस चूल्हा, इलेक्ट्रिक चूल्हा, ये सब थे। अरे वाह, इस गैस चूल्हे पर तो कितनी आसानी से चाय बन गई। वरना मेरे मायके में तो हमें घंटों तक पहले मिट्टी के चूल्हे में आग जलानी पड़ती थी, तब जाकर उस पर चाय बन पाती थी। इधर विजय और सभी घर वाले बाहर बैठे थे। अनीता, जा सबके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था कर दे। विजय को भी काम पर जाने को देरी हो रही है। इस घर में काम करने के लिए वो नौकरानी आ गई है ना काजल यहाँ पर, अब वही करेगी इस घर के सारे काम। अनीता, काजल तुम्हारी भाभी है, तो उसे भाभी कहकर बुलाया करो। भाई, वो ना आपके लिए आपकी पत्नी होगी, पर मैं उसे कभी अपनी भाभी नहीं मानूंगी। इधर काजल रसोई की खिड़की से अपने घर को देखती है तो वहां आंगन में उसकी भाभी सुनीता और माँ दोनों मिलकर मिट्टी के चूल्हे पर चाय बना रहे थे। कितनी तकलीफ में धूप में बैठकर मेरी माँ और भाभी चूल्हे पर चाय बना रही हैं। काश कि मेरे मायके में भी गैस चूल्हा होता तो मेरे मायके वालों को उस मिट्टी के चूल्हे पर चाय खाना नहीं बनाना पड़ता।
थोड़े समय बाद काजल चाय नाश्ता लेकर बाहर आती है और सब चाय नाश्ता करने लगते हैं। क्या बात है अनीता, अभी तो तुम काजल को अपनी भाभी मानने को तैयार नहीं थी और अब उसके हाथ का चाय बना और नाश्ता बना खा रही हो। क्यों ना करें हम इसके हाथ का बना चाय नाश्ता, ये हमारे लिए इस घर की नौकरानी है। माँ? विजय जी, माँ जी और सब मुझे इस घर में जो नाता, जो हैसियत देना चाहते हैं, मुझे मंजूर है। तभी विजय अपने काम पर चला जाता है। विजय एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता है। उसके परिवार में कमाई का जरिया केवल विजय ही था, क्योंकि छोटा भाई अभी पढ़ाई कर रहा था। थोड़े समय बाद, सुन काजल, घर में सबके बहुत सारे गंदे कपड़े पड़े हैं, तो जाकर उन्हें वॉशिंग मशीन में अच्छे से धो दे और उन्हें छत पर सुखाने डाल देना। माँ जी, इसे कहाँ आती होगी वॉशिंग मशीन चलाना? इसने और इसके गरीब मायके वाले ने तो कभी वॉशिंग मशीन देखी भी नहीं होगी। अनीता, जा इसे वॉशिंग मशीन चलाना सिखा दे। अनीता काजल को बाथरूम में लेकर आती है, जहां एक कीमती वॉशिंग मशीन थी। अब उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, अनीता काजल को सब बता देती है। समझ गई ना? अनीता बाहर सबके पास आती है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, हम लोग उस गरीब काजल को इस घर में रहने क्यों दे रहे हैं? उसे हम यहाँ से निकाल क्यों नहीं देते? बेटा, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा ये घर विजय की ही कमाई से चलता है। अगर विजय यहाँ से चला गया तो हमारा गुजारा कैसे हो पाएगा? और अच्छा ही है ना कि काजल यहाँ है, उसके रूप में हम सबको एक नौकरानी तो मिल गई। इधर सुनीता और गायत्री अपने घर के आंगन में बैठे हाथों में कपड़े धो रहे थे। पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी अपने ससुराल में। काजल ठीक होगी माँ जी। तभी काजल कपड़े लेकर छत पर आती है तो सामने उसके मायके के आंगन में उसकी माँ और भाभी हाथों से कपड़े धो रही थी। माँ के हाथों में तो पहले ही दर्द रहता है, फिर भी माँ कितनी तकलीफ में हाथों से कपड़े धो रही हैं। काश कि मेरे मायके में भी एक वॉशिंग मशीन होती तो माँ और भाभी को इस तरह तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। काजल अपनी ससुराल में सवेरे से शाम तक काम करती और हर बात में उसे अपने मायके की गरीबी याद आने लगती। एक दिन अचानक बाहर तेज तूफानी हवा चलने लगती है। अब इस हवा के कारण गायत्री के घर की एक मिट्टी की दीवार टूटकर गिर जाती है। अरे बच्चों, तुम ठीक तो हो ना? किसी को लगी तो नहीं? जी बाबा, बच्ची ठीक है, किसी को कुछ नहीं हुआ। कैसे गिर गई ये दीवार? बहू, तुरंत बच्चों को लेकर सब बाहर निकलो, कहीं घर की छत ही न टूट जाए। सब लोग घर से बाहर निकल जाते हैं। थोड़े समय बाद तूफान थम जाता है। तभी काजल और सब घर के दरवाजे पर आकर काजल का घर देखते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारे घर की दीवार कैसे गिर गई? माँ, पापा, किसी को चोट तो नहीं आई ना? रिया, राहुल ठीक तो है ना? हाँ बेटा, बच्चे ठीक हैं, बस घर का सामान टूट गया थोड़ा। गिरना ही था तो पूरा घर गिर जाता, एक दीवार ही क्यों गिरी? ये क्या बोल रहे हो आप माँ जी? माँ, ये क्या तरीका है? वो लोग बेचारी इतने परेशान हैं और आपको ये देखकर मजा आ रहा है। तभी कुलदीप, गायत्री, नंदिनी और सुनीता ये सब उस टूटी दीवार के मलबे को घर से बाहर निकालने लगते हैं। विजय जी, चलिए ना, हम भी माँ बाबा की मदद करते हैं। हाँ हाँ चलो। एक मिनट, अगर बहू ने इस घर से बाहर कदम रखा तो हम दोबारा इसे इस घर में कदम नहीं रखने देंगे। सोच ले बहू, अब तुझे ससुराल में रहना है या हमेशा के लिए अपने मायके में? ये क्या तरीका है माँ? वहाँ काजल के मायके वाले बेचारी तकलीफ में है, उनका घर टूट गया और हम उनके अपने होकर भी उनकी सहायता नहीं कर सकते। तेरे कहने पर हमने इसे इस घर में रहने दिया। अब अगर तू अपनी मन मर्जी चलाएगा ना तो हम सब इस घर से चले जाएंगे, तो समझा? अब ये सब बातें काजल के माता पिता सुन लेते हैं। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, तू चिंता मत कर, हम कर लेंगे ये सब। तू अपने ससुराल में ध्यान दे बेटा। अपने माता पिता को ऐसी तकलीफ में देखकर काजल फूट फूट कर रोने लगती है। तभी कुछ घंटों की मेहनत के बाद गायत्री और सब उस दीवार के मलबे को बाहर फेंक देते हैं। रात का समय होता है। गायत्री और सब उस टूटी दीवार के झोपड़े घर में थे। बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, अगर बारिश आई तो सारा पानी घर के अंदर आ जाएगा। माँ, मैं जिस दुकान पर काम करता था उस दुकान के मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया। ये क्या हो रहा है हम गरीबों के साथ भगवान जी? सारी परेशानी एक ही साथ आनी थी हम पर। तभी बाहर जोरों की बारिश शुरू हो जाती है और गायत्री के घर में पूरा पानी भर जाता है। मोहित जी, आप सब बाहर चले जाइए, मैं घर में आए पानी को बाहर फेंकती हूँ। सब बाहर आंगन में आकर पानी में भीगने लगते हैं। तभी काजल घर के दरवाजे के पास आकर ये सब देखती है। ये क्या हो रहा है मेरे परिवार के साथ भगवान जी? बेटा, बच्चे अगर ऐसे ही पानी में भीगते रहे तो ये बीमार हो जाएंगे। क्या करें माँ, अब सर छुपाने को कोई छत भी तो नहीं है हमारे पास। तभी काजल घर के अंदर आती है।
माँ जी, मेरे मायके वाले सब बारिश के पानी में भीग रहे हैं। उनके घर में पानी भर चुका है। उन्हें कुछ समय के लिए यहाँ आने दीजिए ना माँ जी। कोई जरूरत नहीं है उन्हें यहाँ बुलाने की। उनका और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। माँ जी, मेरे भाई के छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। उन बच्चों पर तो दया कीजिए माँ जी, वो बारिश में पानी में बीमार हो जाएंगे। अगर तेरे मायके से एक भी सदस्य ने यहाँ कदम रखा ना, तो मैं तुझे उसी समय इस घर से बाहर निकाल दूंगी, समझी? बेटी इस आलीशान घर में खड़ी थी और मायके वाले बाहर बारिश में भीग रहे थे। तभी काजल 3 छाते लेकर घर की छत पर आती है और उन छातों को अपने माता पिता के पास फेंकती है। माँ, आप सब इन छातों के नीचे खड़े हो जाइए, वरना पानी में भीगने से आप सब बीमार हो जाएंगे। तभी सब उन तीनों छातों को खोलकर उसके नीचे खड़े हो जाते हैं। अगले दिन सब घर में चाय नाश्ता कर रहे थे। तभी गायत्री ममता के घर आती है। माँ, आप? समधन जी, हम गरीबों की सहायता कीजिए। हमारा घर टूट गया। घर में बारिश का पानी इतना जमा हो गया, बच्चे बीमार पड़ गए। घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है और मोहित का भी काम छूट गया। क्या मोहित भाई का काम चला गया? हाँ बेटिया, उस दुकानदार ने मोहित को काम से निकाल दिया। समधन जी, हमें 50,000 रुपए की जरूरत थी। हम आपको धीरे धीरे करके सारे पैसे दे देंगे। भगवान के लिए हमारी सहायता कीजिए समधन जी। अगर हमारे घर की छत पर मकान नहीं बनाया गया तो हमारा पूरा घर पानी से टूट जाएगा। ऐसे भिखारियों की तरह क्या मुंह उठाकर चले आए आप यहाँ? चलिए जाइए यहाँ से, हमें नहीं देने आप लोगों को पैसे। ऐसा मत कहिए समधन जी, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। अगर हमारा घर टूट गया तो हम कहाँ जाएंगे? फुटपाथ पर चले जाना। वैसे भी तुम जैसे भिखारियों की असली जगह वही है। ममता गायत्री का अपमान करके उसे अपने घर से निकाल देती है। ये देखकर काजल खूब रोती है। दोपहर का समय होता है। सब घर में चिकन बिरयानी, सब्जी, रोटी ये सब खा रहे थे। बस काजल खाना नहीं खा रही थी। काजल, क्या हुआ? तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? वहाँ मेरे मायके वाले मेरे भाई के मासूम बच्चे दाने दाने को तरस रहे हैं। वो चटनी बासी रोटी खा रहे हैं। ऐसे में कैसे मेरे हलक से निवाला उतरेगा? काजल रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। लगता है मुझे ही काजल के मायके वालों की सहायता करनी होगी। अगले दिन विजय मोहित को गांव में एक जगह मिलता है। मोहित भाई, आपको मिला कोई काम? नहीं जमाई साहब। मैं आपको 50,000 रुपए देता हूँ, आप अपने घर की मरम्मत करवा लीजिए। नहीं जमाई बाबू, आपकी माताजी को पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। अगर आपको हमारे लिए कुछ करना ही है तो मुझे कोई अच्छा सा काम दिला दीजिए। एक कारखाने का मालिक मेरा दोस्त है, चलिए मैं अभी आपको उसके कारखाने में काम दिला देता हूँ। तभी विजय मोहित को एक बड़े कारखाने में लेकर आता है। इस कारखाने का मालिक अजय मोहित का दोस्त है। तभी अजय से बात करने पर अजय मोहित को अपने कारखाने में 15,000 रुपए महीने काम पर रख लेता है। थैंक यू सो मच यार अजय, मैं तेरा ये एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। और एक छोटी सी हेल्प चाहिए, तू मोहित भाई को 50,000 रुपए का लोन दे दे। उनका घर टूट चुका है, छोटे छोटे बच्चे, परिवार वाले सब बहुत परेशान हैं। ये तुझे धीरे धीरे करके पैसे दे देगा। ओके ठीक है मोहित भाई, मैं कल ही आपको 50,000 रुपए दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तभी अगले दिन मोहित अजय के कारखाने में आकर काम करने लगता है। इधर विजय अपने कमरे में काजल को सारी बात बताता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, मैं जीवन भर आपकी एहसानमंद रहूंगी। शाम का समय मोहित अजय से 50,000 रुपए लेकर घर आता है। माँ, हम अपने घर पर 2 मंजिल और कमरे बना देते हैं। तीसरी वाली मंजिल के कमरे में हम सारा सामान रख दिया करेंगे और बीच वाले और नीचे वाले कमरों में हम सब सोया करेंगे। वैसे भी हमारा ये घर कितना छोटा है, इसमें सब सही से सो भी नहीं पाते। हाँ ठीक कहा तूने बेटा। अगर दामाद जी काजल कभी हमारे घर आकर रुके तो उनके लिए भी तो हमारे घर में एक कमरा होना चाहिए ना। अगले दिन मोहित कुछ मजदूर मिस्त्री को बुलाता है और वो मिट्टी से मोहित के घर की पहले दीवार बनाते हैं, फिर छत के ऊपर घर बनाते हैं और इस काम में 10 दिन का समय लग जाता है। फिर वो तीसरी मंजिल पर मिट्टी का कमरा बनाते हैं। अब इस काम में पूरा 1 महीने का समय लग जाता है और 1 महीने बाद गायत्री का मिट्टी का 3 मंजिला झोपड़ी घर बनकर तैयार हो जाता है। एक शाम। कितना सुंदर लग रहा है हमारा घर। अब बारिश के कारण मेरे मायके वालों को कोई तकलीफ नहीं होगी। तेरे अनफटीचर मायके वालों के पास कहाँ से आया इतना पैसा जो उन्होंने 3 मंजिला घर बना लिया? माँ जी, भगवान जी गरीबों की सहायता के लिए 1000 इंसानों को खड़ा कर देते हैं। अब मेरे भाई एक अच्छे कारखाने में काम करके अच्छे पैसे कमा रहे हैं। रात का समय, बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। गायत्री और सब घर की दूसरी मंजिल वाले कमरे में थे। अब चाहे जितनी बारिश हो जाए, अब कोई टेंशन नहीं है।
अब बारिश का एक बूंद भी घर के अंदर नहीं आ रहा था, जिसके बाद गायत्री और सब अपने इस 3 मंजिला इमारत वाले घर में रहकर बड़े बड़े मजे से अपना जीवन बिताने लगे। एक शाम ममता और सब घर में थे, तभी उनके घर पुलिस और एक आदमी आता है। क्या हुआ सर, आप सब यहाँ? मेरा नाम राज मल्होत्रा है, मैं एक फाइनेंशियल कंपनी में मैनेजर हूँ। आपके भाई अरुण ने 1 साल पहले हमारी कंपनी से 30 लाख रुपए का लोन लिया था और वो अब तक उसका भुगतान नहीं कर पाए हैं। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। क्या 30 लाख रुपए का लोन? ये क्या बोल रहे हो आप भाई साहब? देखिए मैं सच बोल रहा हूँ, ये देखिए एग्रीमेंट पेपर जिन पर आपके भाई का साइन भी है। आपके भाई ने आपका ये घर गिरवी रखकर हमारी कंपनी से लोन लिया था, जो अब ब्याज मिलाकर 50 लाख रुपए की रकम हो चुकी है। क्या? घर गिरवी रखकर? अरुण ये सब क्या है? हमने तेरे नाम पर यह घर इसलिए किया था क्योंकि तेरा भाई चाहता था कि तुझे यह घर मिले, और तूने इस घर पर इतना बड़ा कर्जा चढ़ा दिया। क्या किया तूने इतने पैसों का अरुण? क्या जरूरत पड़ गई थी तुझे इतने पैसों की, बता। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इंटरनेट पर एक गेम की लत लग चुकी थी जिससे पैसे कमाए जाते हैं। बस उसी गेम के अंदर मैं सारे पैसे हार गया। यह सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और विजय सीधे बेहोश हो जाता है। विजय जी, विजय उठ जा मेरे बच्चे। मिस्टर अरुण जी, आपका ये घर अब हमारा हो चुका है और घर का सारा सामान भी। अब आप सब तुरंत इस घर से बाहर निकल जाइए। तभी सब विजय को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां चेकअप होने पर पता चलता है कि विजय कोमा में चला गया। वहां काजल के मायके वाले भी आते हैं। ये सब तेरी वजह से हुआ है अरुण। तेरी वजह से मेरा बच्चा विजय कोमा में चला गया और तेरी वजह से आज हम रास्ते के भिखारी बन गए। मेरा घर। समधन जी, अब होनी को कौन डाल सकता है? आप सब हमारे घर चलिए। तभी काजल के मायके वाले काजल और उसके ससुराल वालों को अपने घर लेकर आते हैं और उन सबको अपने घर की बीच वाली मंजिल का कमरा रहने के लिए दे देते हैं। विजय घर में जिंदा लाश की तरह पड़ा था। कुछ दिन बाद काजल के मायके वाले ममता और उसके परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, उनकी हर जरूरत पूरी करते हैं। एक शाम, समधन जी, मुझे माफ कर दीजिए। हमने आप सबके साथ कितना बुरा सलूक किया, आपको बुरा भला कहा, कभी आपकी सहायता नहीं की, फिर भी आज आपने हमें अपने घर में रहने की जगह दी। आप हमारी इतनी सेवा कर रहे हैं। कैसी बात कर रहे हो आप समधन जी? मुसीबत में अपने ही तो काम आते हैं ना। तू भी मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुझ पर भी बहुत ज्यादती की है। माँ जी, अब पिछले गिले शिकवों को भुला दीजिए। अब हम सब मिलकर अपने जीवन की एक नई शुरुआत करते हैं। मोहित भाई, आप मुझे और अरुण जी को भी उस कारखाने में काम दिला दीजिए ना। जब तक विजय जी ठीक नहीं हो जाते, हम दोनों उस कारखाने में काम करेंगे। तभी अगले दिन मोहित अपने कारखाने में अरुण और काजल को काम दिला देता है, जिसके बाद तीनों उस कारखाने में काम करने लगे और सब साथ रहकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। करीब 3 महीने बाद विजय को होश आता है, तो वो अपने बैंक में जमा किए अपने 20 लाख रुपए से एक बड़ा सा घर खरीदता है और अपने परिवार के साथ उस नए घर में रहकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।